डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वह टॉपिक है समोच्च उत्पाद रेखाएं। और समोच्च उत्पाद जो रेखाएं हैं ये मैंने पहले भी बताया है। समोच्च उत्पाद रेखाओं से हम प्रोडक्शन कैसे करते हैं इसका आज हम अध्ययन करेंगे, और इनमें कहाँ कहाँ क्या क्या उतार चढ़ाव होते हैं ये अध्ययन करेंगे। और इस अध्ययन को करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और मैं यह जो नोट्स तैयार करके लेकर के आता हूँ, यह जो नोट्स हैं यह नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। और ये नोट्स मैं यूपीएससी के लिए, नेट के लिए, इसके साथ ही बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम जो इकोनॉमिक्स वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए, साथ ही समस्त भारत के जितने भी स्टेट हैं उन स्टेट के अंतर्गत आने वाली समस्त यूनिवर्सिटी, चाहे वो राज्य सरकार की यूनिवर्सिटी हो, चाहे वह केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटी हो, चाहे वह डीम्ड यूनिवर्सिटी हो या प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी हो, मैं सभी यूनिवर्सिटी के हिसाब से उनके जो सिलेबस हैं उन सिलेबस को निकाल करके ही यह नोट्स तैयार करता हूं और आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डालता हूं। साथ ही मैं आपको इसका वीडियो भी तैयार करके देता हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। समोच्च उत्पाद रेखाएं। समोच्च उत्पाद रेखाएं क्या हैं? तो देखिए, समोच्च उत्पाद रेखाओं को P1, P2 यानी P1, P2 समोच्च परिव्यय के ढांचे पर रखा गया है। इसके लिए हम मान लेते हैं कि साधन के बाजार सतत रूप से पूर्ण रहेंगे, जिससे कि समोच्च परिव्यय रेखाएं भी सीधी रेखाओं का रूप धारण करेंगी। समोच्च उत्पाद को उन सभी संयोजनों का द्योतक माना जिनकी साधन मात्राओं से, जो हमने गेहूं उत्पादन किया था, जो मैंने पहले अध्ययन कराया था आपने, उसमें मैंने 24 टन गेहूं का अध्ययन कराया था। 24 टन गेहूं का हम अध्ययन कैसे करेंगे, कैसे निकालते हैं। यानी अगर हम 4 इकाई श्रम की, 4 इकाई भूमि की लें तो हम 24 टन गेहूं का उत्पादन करते थे। और उसी तरह से यहाँ जो उत्पादन है वह हम कैसे करते हैं, तो देखिए, जिसकी साधन मात्राओं से जो हमने गेहूं का उत्पादन किया है वह 24 टन गेहूं का उत्पादन हुआ। और ऐसी परिस्थिति में हम इस मात्रा के उत्पादन के लिए साधनों का सबसे सस्ता संयोजन P बिंदु को सूचित करेगा, जहाँ समोच्च उत्पाद रेखाएं समोच्च परिव्यय रेखा मिलती हैं। यानी समोच्च उत्पाद रेखा और समोच्च परिव्यय रेखा दोनों ही जिस जगह पर मिलती हैं वही पॉइंट प्रोडक्शन का होगा। समोच्च परिव्यय रेखा या समोच्च परिव्यय रेखाओं पर कुल परिव्यय के चिन्ह हैं, जो वे सूचक हैं। इस प्रकार बिंदु P2 उस संयोजन का सूचक है जो 200 रुपये में क्या करता है, 200 रुपये में खरीदा जा सकता है। P1 संयोजन 150 रुपये में खरीदा जा सकता है और P संयोजन 150 रुपये और 175 रुपये में खरीदा जा सकता है। अब देखिए, स्पष्टता, जब तक हम समोच्च उत्पाद बिंदु रेखा के साथ साथ चलेंगे हमें कोई भी ऐसा साधन संयोग
नहीं मिल सकता है जो हमें 24 टन गेहूं का प्रोडक्शन करके दे सके और जिसे हम 150 रुपये से कम पर खरीद सकें। बिंदु ओ एन द्वारा निर्दिष्ट, या हमने जो दिखाया है बिंदु ओ एन द्वारा निर्दिष्ट श्रम की मात्रा और एन पी द्वारा निर्दिष्ट भूमि की मात्रा, एन पी क्या है, भूमि की मात्रा लेकर हम 24 टन गेहूं का प्रोडक्शन कर सकते हैं। उत्पादन सबसे सस्ते ढंग से किया जा सकता है। अब रेखा चित्र जो हमने तैयार किया है, इस रेखा चित्र में आप देखेंगे कि रेखा चित्र में किसी भी अन्य मात्रा के लिए भी हम समोच्च उत्पाद रेखा खींचकर उस बिंदु को जान सकते हैं जहां इस रेखा को समोच्च परिव्यय रेखा स्पर्श करती है। रेखा चित्र में इन सभी बिंदुओं को मिलाती हुई जो रेखा खींची है ओ पी क्यू, कौन सी रेखा खींची है, ओ पी और क्यू जो रेखा है वह रेखा क्या है, ओ पी क्यू श्रम और भूमि की मात्राओं के उन सब संयोजनों को दर्शाती है जो गेहूं के वास्तविक उत्पादन के लिए सबसे सस्ते हैं। इस रेखा को हम अनुमाप यानी पैमाना, तो इस रेखा को हम अनुमाप रेखा भी कह सकते हैं, क्योंकि यह रेखा यह दर्शाती है कि उद्यम की या उद्यम के आकार के साथ साथ जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा श्रम और भूमि की मात्रा भी बढ़ेगी। रेखा चित्र में क्या दिया है, रेखा चित्र में जो रेखा चित्र मैंने तैयार करके आपके समक्ष दिया है, इस रेखा चित्र में श्रम और भूमि का जो संयोजन है उस संयोजन को के अनुपात रेखा पर स्थित नहीं है। क्यों? क्योंकि संभवतः अत्यधिक लाभदायक संयोजन नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी बिंदु से जो अनुमाप रेखा पर या पैमाने की रेखा पर स्थित नहीं है। समोच्च रेखा के अनुमाप रेखा की ओर चलने से चलन या जो साधन है वह साधन की मात्राओं के एक दूसरे संयोजन का पता लगाना संभव होगा, जो कि अपेक्षाकृत कम परिव्यय पर उत्पादन की वही मात्रा देगा जो मात्रा ओ एन या एन पी ओ, अगर मैं यहाँ से कोई लंब गिरा दूँ, दूसरा ओ एन डैश और एन डैश पी डैश दूसरा गिरा दें एन टू पी टू, इस तरह से दिखाएगा। तो यहाँ क्या होगा, मात्राओं का जो अत्यधिक लाभदायक संयोजन है वो संयोजन का अनुमाप रेखा पर ही स्थित होगा। अब देखना यह है कि वास्तव में अनुमाप रेखा या पैमाने की रेखा पर कौन सा ऐसा बिंदु है जो अत्यधिक लाभदायक उत्पादन को दर्शाता है। क्या है, फिर से अब देखना यह है कि वास्तव में पैमाने की रेखा या अनुमाप रेखा पर कौन सा ऐसा बिंदु है जो अत्यधिक लाभदायक उत्पादन को दर्शाता है। तो चलिए इसका अब हम अध्ययन करते हैं। यहाँ हमें प्रत्येक
उत्पादन का कुल मूल्य और कुल लागत का हिसाब लगाना होगा। किसका हमें हिसाब लगाना है? सबसे पहले हमें क्या करना है, उत्पादन का जो कुल मूल्य है उस मूल्य का और कुल लागत का, यानी मूल्य और लागत दोनों का अगर हम हिसाब लगाते हैं तो क्या होगा, तो इन मात्राओं का जो अंतर आएगा वही अंतर ही निव्वल आय है। क्या है? फिर से देखें, हमें प्रत्येक उत्पादन का कुल मूल्य और कुल लागत का हिसाब लगाना होता है, और जब हम इसका हिसाब लगा लेते हैं तो इन मात्राओं का जो अंतर होता है, दोनों के बीच में जो अंतर है, वह अंतर ही निव्वल आय है, जिसे हम लाभ की माप समझते हैं। यदि P2 क्या, यदि P और P2 क्या हो, यदि P और P2 है तो इस क्षेत्र में P जो दिया हुआ है वह P इष्टतम यानी उत्पाद स्थिति यानी ON श्रम की मात्रा और NP यानी ON श्रम की मात्रा और NP भूमि की मात्रा होगी। क्या होगी? श्रम की मात्रा और भूमि की मात्रा होगी, जिससे हम अधिकतम निव्वल आय प्राप्त होती है। इसके साथ ही आय सतह की रूपरेखा आकृति में समोच्च उत्पाद के समान होगी या समान होगी, क्योंकि प्रत्येक समोच्च रेखा या प्रत्येक समोच्च उत्पाद निर्दिष्ट उत्पादन पैदा करने वाले भूमि और श्रम के सभी संयोजन को दिखाने के साथ साथ वे संयोजन भी अवश्य दर्शाएगा जो उस उत्पादन का मूल्य पैदा करते हैं। यदि अन्य सभी लागतों को स्थिर रखा जाए तो समोच्च परिव्यय रेखाएं रेखा चित्र में समाहित लागत रेखाओं के समान होती हैं। पैमाने की रेखा पर उत्पाद और परिव्यय की प्रतिस्थापन दरें बराबर होती हैं। आर्थिक महत्व पर अगर हम विचार करें तो विचार करते हुए हम देखते हैं कि परिव्यय समोच्च रेखाएं और उत्पाद समोच्च रेखाएं जहां दोनों स्पर्श होती हैं, कौन कौन सी? देखिए, अब यहाँ एक चीज़ और आपको पकड़नी है कि परिव्यय समोच्च रेखाएं और उत्पाद समोच्च रेखाएं, परिव्यय समोच्च रेखाएं, उत्पाद समोच्च रेखाएं। अब परिव्यय समोच्च रेखाएं और उत्पाद समोच्च रेखाएं दोनों जिस जगह पर स्पर्श करती हैं या स्पर्श होती हैं, वह बिंदु जहां दोनों समोच्च रेखाएं की ढलान समान होती है, उस स्थान को श्रम के स्थान पर भूमि की उत्पाद प्रतिस्थापन दर है। अर्थात यह भूमि की वह मात्रा है जिसका प्रतिस्थापन श्रम की एक इकाई के स्थान पर किया जाता है। और फिर भी उत्पाद अपरिवर्तित रहेगा। कैसा रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। उसी प्रकार परिव्यय समोच्च रेखा की ढलान के स्थान पर भूमि के प्रतिस्थापन की दर है, अर्थात भूमि की वह मात्रा जो श्रम के स्थान पर रखी जा सकती है। अतः पैमाने की रेखा की यह शर्त है कि उत्पाद की सीमांत प्रतिस्थापन दर इक्वल टू क्या होगा? उत्पाद की सीमांत प्रतिस्थापन दर यानी उत्पाद की
सीमांत प्रतिस्थापन दर इक्वल टू क्या हो जाता है, परिव्यय की सीमांत प्रतिस्थापन की दर। क्या हो जाता है, परिव्यय की सीमांत प्रतिस्थापन की दर। अब देखिए, जब ये दर होती है, यदि यह शर्त ना हो, क्या हो, अगर यह शर्त पूरी ना हो तो एक साधन की या एक साधन के स्थान पर दूसरा रखकर उसी परिव्यय से अधिक उत्पाद का कम परिव्यय से वही उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्रतिस्थापन की दरें सीमांत प्रभावों के अनुमाप के बराबर हैं? अब एक प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि क्या प्रतिस्थापन की जो दरें हैं वह दरें सीमांत प्रभावों के अनुमापों के या अनुपातों के बराबर हैं? अगर हैं तो कैसे हैं? तो देखिए, इसे सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना है, यदि तीन परिवर्ती तत्व, कौन कौन से, जो हमने शुरू में ही लिए हैं, तीन परिवर्ती तत्व हैं, यानी x, y और z। कौन से हैं, x, y, z। हमने माना है कि तीन परिवर्ती तत्व यानी x, y और z पर परस्पर संबंधित हैं। कब, यदि तीन परिवर्ती तत्व x, y, z पर परस्पर संबंधित हैं तो उनमें से दो यानी x के लिए y की, क्या, x के लिए क्या होगा, y, x के लिए y की प्रतिस्थापन जो दर है वह दर क्या होगी, जिससे z स्थिर होगा निम्न अनुपात के या निम्न अनुपात के बराबर होती है। कौन सा अनुपात है, फिर से एक बार आप देखें, यदि तीन परिवर्ती तत्व x, y और z परस्पर संबंधित हों और उनमें से दो यानी x और y के लिए प्रतिस्थापन दर जिससे हम z को स्थिर रखें, तो क्या होगा, जब हम स्थिर रखेंगे तो जो अनुपात है वह अनुपात बराबर किसके होगा, z पर x का सीमांत प्रभाव। क्या होगा, z पर x का सीमांत प्रभाव अपॉन क्या हो जाएगा, z पर y का सीमांत प्रभाव। क्या हो जाएगा, z पर y का सीमांत प्रभाव, और यह पहला एक समीकरण बन जाता है। अब देखिए, यदि x में एक इकाई, क्या करना है, यदि x में एक इकाई की वृद्धि हो तो z की जो वृद्धि है वो 6 इकाइयों की वृद्धि हो जाती है। यानी अगर हम x में एक इकाई की वृद्धि करेंगे तो z में 6 इकाइयों की अगर वृद्धि हो जाती है तो क्या होगा, और यदि y में अगर हम एक इकाई का परिवर्तन कर दें या वृद्धि कर दें तो इससे z में 3 इकाइयों की वृद्धि हो जाती है। अगर x से यानी x की एक इकाई में परिवर्तन करने से z की 6 इकाइयों में परिवर्तन हो जाता है, यानी 6 इकाइयों में वृद्धि हो जाती है।
y की अगर हम 1 इकाई में वृद्धि करेंगे तो z की 3 इकाइयों में वृद्धि हो जाती है, और जब 3 इकाइयों में वृद्धि हो जाती है तो हम x में 1 इकाई की वृद्धि करें तो z की या z को अपरिवर्तित रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो अपरिवर्तित रखने के लिए हमें y में 2 इकाइयों की कमी कर देनी होगी, और जब y में 2 इकाइयों की कमी कर देंगे तो इस कमी से z की 6 इकाइयाँ बराबर बनी रहेंगी, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जब 6 इकाइयों की कमी हो जाए, चूंकि सीमांत भौतिक उत्पादकता उत्पाद पर साधन का जो सीमांत प्रभाव है वह और सीमांत परिव्यय सकल परिव्यय पर साधन का सीमांत प्रभाव है, इसलिए क्या होगा, श्रम की प्रति इकाई भूमि की प्रतिस्थापन दर यानी श्रम की प्रति इकाई भूमि की उत्पाद प्रतिस्थापन दर भूमि की उत्पाद प्रतिस्थापन दर उत्पाद प्रतिस्थापन दर बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन दर इजिकल टू क्या होता है, श्रम की सीमांत भौतिक उत्पादकता यानी श्रम की सीमांत भौतिक उत्पादकता अपॉन भूमि की सीमांत भौतिक उत्पादकता, भूमि की सीमांत भौतिक उत्पादकता। और ये जो होगा ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब देखिए फिर इसके बाद क्या होगा, श्रम की प्रति इकाई के लिए भूमि की क्या कर दें हम, श्रम की प्रति इकाई के लिए भूमि की परिव्यय प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है वह सीमांत दर क्या होगी, वह सीमांत दर होगी भूमि पर सीमांत परिव्यय यानी भूमि पर सीमांत परिव्यय अपॉन श्रम पर सीमांत परिव्यय, श्रम पर सीमांत परिव्यय। ये आपका तीसरा समीकरण हो गया। अब देखिए मैंने समीकरण आपके समक्ष निकाले हैं 3। अगर पैमाने की रेखा पर समीकरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हम तीनों को ही अगर जोड़ दें या मिला लें तो क्या होगा, तो देखिए अगर हम तीनों को जोड़ लेते हैं तो देखिए क्या बनता है, तब जो होगा वह होगा श्रम यानी भूमि की सीमांत भौतिक उत्पादकता, भूमि की सीमांत भौतिक उत्पादकता अपॉन श्रम की सीमांत भौतिक उत्पादकता बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर होगा आपका भूमि पर सीमांत परिव्यय
क्या होगा? भूमि पर सीमांत परिव्यय, यानी भूमि पर सीमांत परिव्यय अपॉन श्रम पर सीमांत परिव्यय। अब जब ये होता है तो फिर इसके बाद में, यानी भूमि की सीमांत भौतिक उत्पादकता अपन श्रम की सीमांत भौतिक उत्पादकता, इसके बाद में भूमि पर सीमांत परिव्यय अपन श्रम पर सीमांत परिव्यय। इसके साथ क्या होगा? इसे न्यूनतम परिव्यय की शर्त भी कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं इसे? न्यूनतम श्रम या न्यूनतम परिव्यय की शर्त। अतः इसे इस रूप में विभक्त किया जा सकता है। कौन से रूप में हम इसे विभक्त कर सकते हैं? यानी श्रम पर सीमांत परिव्यय क्या हो जाएगा? यानी श्रम पर सीमांत परिव्यय अपॉन क्या हो जाएगा? अपॉन होगा श्रम की सीमांत भौतिक उत्पादकता। क्या हो जाएगा? श्रम की सीमांत भौतिक उत्पादकता इजिकल टू क्या हो जाएगा? इजिकल टू होगा भूमि पर सीमांत परिव्यय, यानी भूमि पर सीमांत परिव्यय अपॉन भूमि पर या भूमि की सीमांत भौतिक उत्पादकता। क्या है? भूमि की सीमांत भौतिक उत्पादकता। और ये जो समीकरण है, यह समीकरण आपका हो गया 5, ये समीकरण हो गया 4, और ये समीकरण निकाल ही दिया आपके समक्ष। अब देखिए, यदि क्या है? यदि dz इजकल, यदि dz अपॉन क्या है? यानी डिफरेंस z का, dz अपॉन dx, डिफरेंस x, तो क्या होगा? तो हो जाएगा आपका z इंटू जेड पर x का सीमांत क्या होगा? सीमांत प्रभाव, सीमांत प्रभाव। इसके बाद और यदि dz अपॉन और यदि dz अपॉन dy इंटू जेड पर क्या हो जाएगा? y का सीमांत प्रभाव। अब जब y का सीमांत प्रभाव होता है तो फिर क्या होगा? तो y की प्रति इकाई क्या होगा? तो y की प्रति इकाई x की सीमांत प्रतिस्थापन दर पर क्या होगी? सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर होगी वह होगी dx अपॉन dy
यानी डी एक्स अपॉन डी वाई इजिकल टू डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी वाई अपॉन डी जेड, ये आपके समक्ष निकल के आएगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि निष्कर्ष रूप में देखते हैं कि विश्लेषण जो हमने किया है इस रेखा चित्र का, उस विश्लेषण से क्या निष्कर्ष निकलता है। तो देखिए, निष्कर्ष रूप में विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि पैमाने की रेखा का लाभ यह है कि ये हमें उत्पादन की समस्या को दो भागों में विभक्त करने में सहायता करती है। पहले क्या करती है कि जो समस्या क्रिएट होती है उस समस्या को दो भागों में डिवाइड करने की हमें सहायता प्रदान करती है, तथा एक और साधन की मात्राओं के अनुपातों की समस्या और दूसरी ओर क्रियाओं के माप की समस्या यदि पैमाने की रेखा उद्भव से गुजरती है, मीन्स पैमाने की ये जो रेखा है इसे क्या बोलते हैं, पैमाने की रेखा। क्या बोलते हैं, पैमाने की रेखा। यदि पैमाने की रेखा कहाँ से, उद्भव से गुजरती है या उद्भव से गुजरती हुई सीधी रेखा है, तो क्या होगा, इस पर कोई भी बिंदु साधन मात्राओं के निश्चित अनुपातों को निर्दिष्ट करेगा। पैमाने की रेखा जितनी अधिक खड़ी होगी उतनी ही अधिक भूमि की मात्रा प्रयुक्त होगी और श्रम की मात्रा उतनी ही कम प्रयुक्त होगी। और यदि पैमाने की रेखा सीधी ना होकर कैसी हो, सीधी ना हो, तो हम अनुपातों की समस्या को मापने की जो समस्या है उस समस्या से साधारण रूप में या साधारण रूप से पृथक नहीं कर सकते, किंतु फिर भी हम माप रेखा के घुमाव और पैमाने की रेखा के साथ चलने में भेद अवश्य कर सकते हैं, जो पैमाने के परिवर्तन की सूचक होती है। इसके साथ ही अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबाएं। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद।